हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सानिक्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़ का पहला लेक्चर, जिसमें हम क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को कवर करेंगे, जिसका नाम है हमारे अतीत फर्स्ट। और जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि यह एनसीईआरटी सीरीज़ हैंड रिटन नोट्स एंड इजी फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको कवर कराई जाएगी और एनसीईआरटी को आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी। हम अब ये जो एनसीईआरटी है इसको कहानी फॉर्मेट में समझेंगे और कुछ ट्रिक्स के माध्यम से। आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं अध्याय 1, जो कि है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जो हम सीखेंगे वो है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि लोग उस समय पर अतीत में कहाँ रहते थे और हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। साथ ही हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं और तिथियां जो होती हैं उनका मतलब क्या है। तो इन सब टॉपिक्स पर हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, आप सोच कर देखिए कि हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। हम अतीत के बारे में जान सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, उस समय जो लोग थे उनका जो भोजन था वो क्या था और वो लोग क्या खाते थे। साथ ही हम जान सकते हैं कि लोग कैसे कपड़े पहनते थे, लोगों का रहन सहन कैसा था, लोगों के घर किस प्रकार के थे और वह किस प्रकार से रहा करते थे। साथ ही हम वहाँ के जो शासक थे उनके जीवन के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो आम लोग थे, जैसे कि आखेटक का मतलब होता है शिकारी, और जो पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार आदि लोगों के जीवन के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हम ये भी जान सकते हैं कि जो उस समय बच्चे थे वो कौन सा खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और गीत कौन कौन से गाया करते थे। तो हम ये सब अतीत के बारे में जान सकते हैं। अब आगे देखेंगे कि लोग रहते कहाँ थे। तो जो उस समय लोग थे अतीत में, वो कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर। तो जो लोग थे, आप सोचकर देखिए कि नर्मदा नदी के तट पर लोग क्यों रहते होंगे। क्योंकि नर्मदा नदी के तट पर, किसी भी नदी के तट पर पत्थर आसानी से मिल जाते हैं और वो उन पत्थरों का यूज़ करके आसानी से शिकार कर सकते हैं, जानवरों का आखेट कर सकते हैं। आखेट का मतलब शिकार करना होता है। साथ ही पानी होने के कारण वहाँ की जो आसपास की वनस्पतियाँ हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगी, तो वहाँ पे फल फूल पेड़ पौधे अच्छे से होंगे। तो वहाँ से वो सब भोजन इकट्ठा करते थे, कुशल संग्राहक हुआ करते थे। और जो सुलेमान एवं कृतर पहाड़ी क्षेत्र है, लोग वहाँ पर रहते थे। और ये जो सब स्थान हैं इनको हम आगे चल के मैपिंग में कवर करेंगे। इनको आगे मैपिंग में इनका लोकेशन बताया गया है, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। तो जो सुलेमान एवं कृतर पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर लोग रहते थे लगभग 8000 वर्ष पहले। और ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम मनुष्य ने गेहूँ और जौ उपजाना यहीं से शुरू किया था। और साथ ही वह पशुपालन भी किया करते थे, जिसमें वे भेड़, बकरी, गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाते थे। और लोग कहाँ रहते थे, भारत में जो उत्तर पूर्व है वहाँ गारो पहाड़ियों में, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में, जहाँ पर सर्वप्रथम कृषि का विकास हुआ। अब ये कुछ 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इनको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो गेहूं और जौ उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो गेहूं और जौ उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमें मेहरगढ़ से मिले हैं। उसके बाद जो चावल को उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो हमें लहुरा देव कबीर नगर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और हम देखेंगे आगे कि लोग उस समय कहाँ कहाँ पर रहा करते थे। तो जो लोग थे वो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व रहा करते थे। और ऐसा माना जाता है कि यहीं से आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। और साथ ही जो लोग गंगा नदी
का जो क्षेत्र है और उसकी सहायक नदी जो कि सोन नदी के आसपास का क्षेत्र है, वहां पर रहा करते थे लगभग 2500 वर्ष पूर्व। और जो सोन नदी के आसपास का क्षेत्र है वो मगध नाम से विकसित हुआ और यहाँ का एक बहुत शासक जो थे शक्तिशाली हुआ करते थे और यहाँ पर एक विशाल राज्य की स्थापना होती है। हम कुछ मगध के उत्कर्ष के बारे में दो इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं कि मगध का उत्कर्ष कब हुआ। तो जो मगध का उत्कर्ष है वो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ। साथ ही इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो थे बिंबिसार। अब आगे हम इन स्थानों को मानचित्र में देखेंगे कि जो सुलेमान और किरतर पहाड़ियाँ हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मानचित्र में। ये जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र है यहाँ पर पड़ती हैं, जहाँ पर लोगों ने 8000 पूर्व बसना शुरू किया था और यहीं से उन्होंने सर्वप्रथम गेहूं और जौ को उपजाया था। साथ ही उन्होंने पशुपालन शुरू किया था। उसके बाद ये सिंधु नदी का क्षेत्र आप देख सकते हैं जहाँ पर लोग रहा करते थे। साथ ही ये नर्मदा नदी का तट जहाँ पर लोग बसा करते थे और कुशल संग्राहक हुआ करते थे और जानवरों का आखेट किया करते थे। और ये विंध्य पहाड़ियाँ तथा गारो पहाड़ियाँ, यहाँ पर लोग निवास किया करते थे। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे बढ़ेंगे कि जो हमारे देश के नाम हैं, भारत देश के नाम हैं, वो कैसे पड़े। तो जो भारत नाम है वो कैसे पड़ा, मतलब ऐसा बोला जाता है कि भरत नाम का जो प्रयोग है वो जो उत्तर पूर्व में लोग रहते थे उस समूह के लिए, एक ग्रुप था उसके लिए यूज होता था। और इसका जो उल्लेख है वो लगभग 3500 वर्ष पुरानी रचना है ऋग्वेद, जो भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, उसमें इसका जिक्र मिलता है भरत नाम का। तो ऐसे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और इंडिया लगभग 2500 वर्ष पहले जो ईरान से लोग आए थे और जो यूनानी आए थे उन्होंने सिंध को हिंदोस कहा और या फिर इंदोस कहा। और नदी के पूर्व में जो स्थित भूमि थी, सिंधु नदी के इस तरफ का क्षेत्र था, उसको उन्होंने इंडिया कहा। तो ऐसे हमारे भारत का नाम, हमारे देश का नाम इंडिया और भारत पड़ा। आगे हम देखेंगे कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में जानने के क्लास 6 की एनसीईआरटी में दो मुख्य स्रोत बताए गए हैं। पहला पांडुलिपियां और दूसरा अभिलेख। तो जो पांडुलिपियां थीं वो क्या थी, हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी गई पुस्तकों को हम पांडुलिपि कहते हैं। और ये जो पांडुलिपि है वो अंग्रेजी शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट से बना हुआ है, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है हाथ, और वो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द मैन्यू भाषा से निकला है। अब ये जो पांडुलिपियां हैं वो ताड़ के पत्तों को काटकर हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार की जाती थी। और ये जो इनकी भाषा है वो केवल संस्कृत नहीं होती थी, बल्कि ये अन्य भाषाओं में भी लिखी जाती थी, जैसे कि प्राकृत, तमिल और संस्कृत। अब हम बात करेंगे अभिलेख की कि अभिलेख क्या होते हैं। तो जो अभिलेख हैं वो पत्थर या कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। साथ ही इन अभिलेखों पर राजाओं, रानियों व अन्य लोगों के आदेश, कार्य विवरण, विषय आदि का उल्लेख होता था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभिलेख से संबंधित, इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो हम ये जानेंगे कि अशोक का जो कांधार से अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है वो 2 लिपियों और 2 भाषाओं में लिखा गया है, पहली यूनानी और दूसरी अरामाइक। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है। अब आगे हम समझेंगे तिथियों का महत्व, कि जो तिथियां होती हैं ईशा और ईशा पूर्व, ईसवी, इनका मतलब क्या होता है। तो जो तिथियों का मतलब है वो ईसा मसीह के जन्म से हम इसको काउंट करते हैं। तो जो ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो तिथियां हैं उनको हम ईसा पूर्व बोलते हैं। ईसा पूर्व या फिर बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। और ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों को हम ईसवी बोलते हैं, यानी या फिर एडी यानी कि एनो डोमिनी। लेकिन अब एडी के लिए कॉमन एरा सीई और बीसी के लिए बीसीई बिफोर कॉमन एरा प्रचलित है। और इस प्रकार हमने आज की वीडियो लेक्चर में क्लास 6 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कंप्लीट किया है, जो कि है क्या, कब, कहाँ और कैसे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिक्स।
तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो कि था क्या, कब, कहाँ और कैसे, उसको हैंडरिटन नोट्स एंड इजी फ्लो चार्ट के माध्यम से कंप्लीट किया था। सिमिलरली आज की वीडियो में हम क्लास 6 हिस्ट्री की एनसीईआरटी का अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसको हैंडरिटन नोट्स एंड इजी फ्लो चार्ट के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जो अध्याय 2 है वो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आइए हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। हम जानेंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि हम इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या सीखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। घूमता था, जो आरंभिक मानव उस समय हुआ करता था वो इधर उधर क्यों घुमा करता होगा। आप इन सब पॉइंट्स को सोचिएगा कि जो आरंभिक मानव है वो इधर उधर क्यों घुमा करता था और आरंभिक मानव के बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है। साथ ही हम जानेंगे उस समय जो आग की खोज हुई थी वो कैसे हुई थी और वह लोग आग का क्या उपयोग किया करते होंगे। उसके बाद जब जलवायु का परिवर्तन होता है उसके बाद का लोगों का जीवन कैसा होता है। साथ ही वे किस प्रकार से खेती और पशुपालन किया करते थे और कैसे उन्होंने खेती और पशुपालन की शुरुआत की थी और बाद में किस प्रकार वे स्थायी जीवन की ओर अग्रसर हुए। इन सब टॉपिक्स को हम अध्याय 2 में कवर करेंगे। तो आगे देखते हैं कि जो आरंभिक मानव है वो इधर उधर क्यों घूमते थे, क्यों घूमते होंगे। निश्चित ही तौर पर वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते होंगे। तो जो आरंभिक मानव था वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता होगा। साथ ही जानवरों का शिकार करने के लिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते होंगे और जैसे मौसम में परिवर्तन होता है तो उपयुक्त मौसम के अनुसार वे अन्य इलाकों में भी जाते थे। उसके बाद वे, इससे हमें पता चलता है कि जो आरंभिक मानव है वो इधर उधर क्यों घूमा करता था। आगे हम देखते हैं कि जो आरंभिक मानव है हमें उसके बारे में कैसे जानकारी मिलती है। तो जो आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी मिलती है तो वो हमें ऐसे मिलती है कि जो लोग हैं ना वो अपने काम के लिए कुछ पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग करते थे। तो उनके हमें साक्ष्य मिले हैं। इसी से हमें लोगों के आरंभिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और जो लोग थे वो जो रहने की जगह थी उनको निर्धारित करने लगे थे। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने जाना था लोग नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, सुलेमान एवं किरकर पहाड़ियों में रहा करते थे। तो जो लोग थे और हमने ये भी जाना था कि क्यों वे नदियों के किनारे रहा करते थे, क्योंकि वहां पे पत्थर ज्यादा हुआ करते थे और उनसे वो शिकार कर सकते थे। इसलिए जो लोग थे उन्होंने रहने की जगह निर्धारित की थी। और इसका उदाहरण हमें भीमबेटका से मिलता है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और यह नर्मदा घाटी के आसपास का क्षेत्र है। साथ ही यहाँ से हमें कुछ कंदराएं और गुफाओं के साक्ष्य मिले हैं जहाँ से हमें कुछ चित्रकारी के भी साक्ष्य मिले हैं। अब आगे हम जान लेते हैं कि जो पुरास्थल होते हैं वह क्या होते हैं। तो जो पुरास्थल होते हैं ये वह स्थान है जहाँ से हमें औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, उनको हम पुरास्थल कहते हैं। आगे हम जानेंगे कि आग की खोज किस प्रकार से हुई और आग का क्या क्या उपयोग था। तो जो आग की खोज है वो कुरनूल गुफा से हमें राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफाएं जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित हैं और यहीं से जो राख के साक्ष्य मिले हैं इससे स्पष्ट होता है कि जो पुरापाषाणिक आरंभिक लोग थे वो आग से परिचित थे और उस समय पे जो पहला एक तो प्रकाश के लिए आग का यूज करते थे, दूसरा जो वो मांस खाते थे उसको भूनने के लिए यूज करते थे। साथ ही जो खतरनाक जानवर होते थे उनको अपने पास नहीं आने देते थे, अपने से दूर भगाने के लिए आग का यूज किया करते थे। अब आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से जलवायु बदली और लोगों के रहन सहन में किस प्रकार से परिवर्तन आया। तो ऐसा है, माना जाता है कि लगभग 1200 साल पहले जलवायु में बड़े बड़े परिवर्तन हुए और परिवर्तन के साथ ही जो गर्मी थी वो बढ़ने लगी और घास वाले मैदानों का बनना शुरू हुआ और इन्हीं मैदानों में जो हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई और एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे हम मध्य पाषाण युग के नाम से भी जानते हैं। और उस समय पे जो मछली थी वो भी लोगों का एक महत्वपूर्ण भोजन बन गई।
और जो मैदान था उसमें गेहूं, जौ, धान, ये सब जो मुख्य फसलें हैं वो प्राकृतिक रूप से उगने लगी। साथ ही जो लोग थे, जब पशुओं का आना शुरू हुआ, संख्या उनकी बढ़ी, तो लोगों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया। साथ ही कुछ जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम जो पालतू पशु कुत्ता बनाया था, उसको उन्होंने क्यों चुना होगा? आप इस बात को सोचिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हम आगे देखेंगे कि जो खेती और पशुपालन की शुरुआत होती है, वो कैसे होती है। अब जो उपमहाद्वीप वाला इलाका था, उसमें गेहूं, जौ, धान जैसे अन्य अन्य जो अनाज थे, वो प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे और लोगों ने भोजन के लिए इन्हीं अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया था। और जो धीरे-धीरे अनाज है ना, उन लोगों ने पहले क्या किया, जो अनाज था वो प्राकृतिक रूप से उगा, फिर उसको उन्होंने धीरे-धीरे बटोरना शुरू कर दिया और जब उन्होंने खाया तो उनको लगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, तो फिर उसने उन्होंने वो अनाज इकट्ठा करके खुद उपजाना उसको शुरू कर दिया और इसी के साथ वे कृषक बन गए, यानी कि वे खेती करना सीख गए। अब आगे हम जानते हैं कि किस प्रकार से जो लोग थे, उन्होंने पशुपालन करना शुरू किया था। तो जो लोग थे, वो अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया करते थे और जब जानवर आ जाते थे, तो वे उनको पालतू बना लिया करते थे। यहाँ पे हम जान सकते हैं, देखो, जो सर्वप्रथम मनुष्य ने जिस जानवर को पालतू बनाया था, वह था कुत्ता। तो उन्होंने जो सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया था, वह कुत्ता था। और क्यों बनाया था, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ ही वे भेड़, बकरी, सूअर को भी पालने लगे थे और इसी के साथ-साथ वह पशुपालक बन गए। तो इस प्रकार लोगों ने कृषि करना सीखा और पशुपालन करना सीखा। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि अ, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको देख लेते हैं कि जो कृषक थे और पशुपालक थे, उनके साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहले कुछ नवपाषाणिक स्थल हैं, जिसमें है पय्यमपल्ली, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और कहीं-कहीं इसको आंध्र प्रदेश में भी दिया जाता है। तो जो पय्यमपल्ली है, वहाँ से हमें कुछ मवेशियों के साक्ष्य मिले हैं, भेड़, बकरी, सूअर, चना, इन सब के साक्ष्य हमें पय्यमपल्ली से मिले हैं। उसके बाद हल्लूर, जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ से भी हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि मवेशी, भेड़, बकरी, बाजरा और बाद में जो महागढ़ा उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से हमें मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं। और गुफ्रकाल से भी हमें कुछ मवेशियों के साक्ष्य मिले हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और बुर्ज हो, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, इनके हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। ये जो भी नवपाषाणिक स्थल हैं, ये यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही यूपीपीसीएस के लिए भी ये समान रूप से महत्वपूर्ण है। आगे अब हम जानेंगे कि जो बसने की प्रक्रिया है, उसकी शुरुआत कैसे हुई। आप जो बचने की प्रक्रिया है, जब लोगों ने पौधे उगाने शुरू किए, जानवरों को मतलब पालना शुरू किया, वहीं से बचने की प्रक्रिया शुरू होती है और इसी प्रक्रिया को बचने की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। तो यह हमने देखा था अभी कि जब 1200 साल पहले जलवायु बदली थी, तब लोगों ने पशुपालन और खेती करना शुरू किया था। तो ये कब की बात है? 1200 साल पहले की। तो बचने की प्रक्रिया की शुरुआत के साथ ही एक नवीन जीवन शैली का विकास होता है, जिसमें जो मनुष्य हैं वो अनाज का उपयोग करते हैं और अनाज का जो उपयोग है, जो मानव है वो किस रूप में करता होगा? तो वह बीज के रूप में, साथ ही खाद्य के रूप में, उपहार देते थे, उपहार के रूप में, और उसको स्टोरेज करने के लिए, भंडारण करने के लिए। अब हम जानेंगे कि कैसे मानव है वो स्थायी जीवन की ओर आगे बढ़ा। तो जो स्थायी जीवन की ओर मानव आगे बढ़ा, उसके साक्ष्य हमें मिलते हैं कि जो मानव था, उन्होंने किस प्रकार से घर बनाना शुरू किया, पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया। तो इन सब की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही मिलती है। तो कुछ जगह से झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है बुर्ज होम, और यह बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जिसमें लोग जो थे वो गड्ढों के नीचे घर बनाकर रहा करते थे और इनको क्या कहा जाता था? गर्तावास। तो यहाँ से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्तावास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं। गर्तावास, गर्त आवास, यानी कि गड्ढे में आवास करते थे और
बुर्ज होम से हमें अ, अंदर और बाहर, मतलब झोपड़ियों के अंदर से भी और बाहर से भी आग जलाने की जगह मिली हैं। आगे पढ़ते हैं, हम जानेंगे कि जो स्थायी जीवन है उसकी ओर मानव कैसे बढ़ा। तो इसके साक्ष्य हमें सर्वप्रथम झोपड़ियों के और घरों के निशानों से मिलते हैं। कुछ जगहों पर जो झोपड़ियां हैं और घर हैं उनके हमें निशान मिले हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ समझाया गया है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पे जो लोग थे वो गड्ढों के नीचे घर बनाकर रहा करते थे और उनको हम गर्तावास कहते थे। गर्त का मतलब होता है गड्ढा और आवास, यानी कि वहां पर रहने के लिए स्थान बनाते थे। और यहाँ से बुर्ज होम से ही हमें झोपड़ियों के अंदर और बाहर आग के साक्ष्य भी मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मानव ने आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और हमें कुछ पत्थरों के औजार मिले हैं जो कि नवपाषाण युगीन हैं और वह पॉलिशदार हैं। अब कुछ उपकरण में जैसे कि ओखली मूसल का प्रयोग करते थे। अब आप सोच के देखिए कि वो ओखली और मूसल का प्रयोग क्यों करते होंगे। तो ओखली और मूसल का प्रयोग कुछ वनस्पतियां और अन्य जो चीज होती होंगी उनको पीसने के लिए करते होंगे। आगे कुछ मिट्टी के बर्तन हमें मिले हैं जिन पर अलंकरण यानी कि डिजाइन बनी रहती थी और डिजाइन अलंकरण का होना आरंभ हो गया था। साथ ही हमें चावल गेहूं के उत्पादन का साक्ष्य भी मिलता है जो आहार का हिस्सा बनने लगे थे। उसके बाद लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, तो कपास जैसे आवश्यक पौधे का भी उदय हुआ। अब हम कुछ पुरा स्थल हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं कि इन पुरा स्थलों की क्या क्या विशेषताएं रही हैं। तो सबसे पहले यहाँ दे रखा है मेहरगढ़। तो जो मेहरगढ़ है वह किरथर पहाड़ियों में है और यह बोलन दर्रे के समीप पड़ता है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने किरथर पहाड़ियाँ और सुलेमान पहाड़ियों को मानचित्र में देखा था कि वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले प्रांत में स्थित हैं। वहीं पर मेहरगढ़ पड़ता है और वह बोलन दर्रे के निकट है। और यहाँ से हमें चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। साथ ही जो यहाँ के लोग हैं उनका ऐसा मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता होगा, अतः वो मृतक इंसान के साथ एक बकरी को भी दफना देते थे और जो मृतक थे उनके परिवारों के प्रति, उनके परिवार के प्रति सम्मान दर्शाते थे। अब हम दूसरे पुरा स्थल को देख लेते हैं जो कि है दाऊजली हेडिंग। और यह दाऊजली हेडिंग ब्रह्मपुत्र घाटियों में एक पहाड़ी पर स्थित है जहां से हमें काष्ठास्म के औजार और बर्तन प्राप्त हुए हैं। काष्ठास्म का मतलब है अति प्राचीन लकड़ी जो कि सख्त होकर पत्थर बन गई है। तो इसी के औजार और बर्तन के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। उदाहरण के रूप में मूसल और खलल जैसे उपकरण। और यहाँ से हमें जेडाइट पत्थर मिला है जो कि संभवतः चीन से आया होगा। और आगे कुछ और एक पुरा स्थल है महत्वपूर्ण, चाताल युग। ये जो चाताल युग है ये नवपाषाण युगीन स्थल है और यहाँ से दूर दराज से कई चीजें उपयोग में लाई गई, जैसे कि सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां और भूमध्य सागर की सीपियां। आगे यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको हम देख लेते हैं कि जो पुरापाषाण काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख से 12,000 वर्ष पूर्व रहा है। साथ ही मध्य पाषाण का काल 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व रहा है और यहीं पर बचने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। बाद में महापाषाण काल जो कि 2500 से 1900 वर्ष पूर्व तथा उत्तर पाषाण काल लगभग 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। अब इस चैप्टर में हमने जो भी इम्पोर्टेंट पुरास्थलों को पढ़ा था उनको हम एक मानचित्र में देख लेते हैं कि वह कहाँ स्थित हैं। तो सबसे पहले ये मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और यह सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के निकट बोलन दर्रे के समीप स्थित है। साथ ही बुर्ज होम जहां से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही चिरांद जहां से हमें अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही दाऊजली हेडिंग जहां से हमें काष्ठास्म के औजार और बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। और हुंगसी जहां से हमें राख के साक्ष्य मिले हैं, हल्लूर, इसी प्रकार कुरनूल गुफाएं, ब्रह्मगिरी, पय्यमपल्ली और आदि चन्नलूर। और ये जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं
बार बार यूपीएससी एग्जाम में पूछी जाती हैं। और यहाँ पर जो भी ये साइट्स हैं इनको बताया गया है कि कौन सी साइट्स इसमें पुरापाषाणिक है, कौन सी नवपाषाणिक है, कौन सी महापाषाणिक है। सिमिलरली आरंभिक नगर और कुछ आधुनिक नगर जैसे कि मुंबई और कोलकाता। तो इस प्रकार से आज की वीडियो लेक्चर में हमने ये जो कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट चैप्टर है, कंप्लीट किया है। आगे हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर, जो कि क्लास 6 एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम क्या सीखेंगे। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं उनको यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि अंदर जो एनसीईआरटी का चैप्टर है उसमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हड़प्पा की कहानी, यानी कि इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वहाँ के नगरों की क्या विशेषता थी, और उसके बाद जो भवन, नाले और सड़कें वहाँ पर किस प्रकार से हुआ करते थे, साथ ही वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था और किस प्रकार नगर और नए शिल्प का विकास हुआ। साथ ही लोग कच्चे माल की खोज में क्या किया करते थे, और जो नगरों में रहने वाले लोग थे उनके लिए भोजन कहाँ से आता था। और सभ्यता के अंत का रहस्य समझेंगे कि इतनी बड़ी प्राचीन विकसित हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। और तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब ऐसा हुआ कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है वहां पे कई आरंभिक नगर खोजे गए। तो सर्वप्रथम जो नगर खोजा गया वो था हड़प्पा। और जो हड़प्पा है, ऐसा माना जाता है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पर शहर का निर्माण शुरू हुआ। और कालक्रम की दृष्टि से देखें तो ये मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यताओं के समकालीन मानी जाती है। और जो ये हड़प्पा है इसमें एक प्रमुख स्थान पंजाब, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। आगे देखिए, वैसे तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने को बहुत कुछ है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ उतना ही कवर कर रहे हैं जितना क्लास 6 की एनसीईआरटी में गिवन है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इनको डिटेल में फिर से कवर कर लेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम उतने ही फैक्ट्स, उतने ही कंसेप्ट पर बात करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जो यहाँ के नगर थे उनकी क्या क्या विशेषताएं हुआ करती थी। तो जो यहाँ के नगर थे उनकी क्या विशेषताएं थी, यहाँ के नगरों का विभाजन जो था वो किस प्रकार से होता है। देखिए, जो भी एनसीईआरटी में तथ्य दिए गए थे, कंसेप्ट दिए गए थे, यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि उनको डायग्राम्स में या फ्लो चार्ट्स में बना दिया जाए, ताकि लर्न करने में आसानी रहे और कंसेप्ट भी आसानी से क्लियर हो जाएं, हमें इसको रटना ना पड़े। तो यहाँ के जो नगर थे वो दो भागों में विभाजित थे। पहला निचला नगर, जो कि पूर्व में स्थित हुआ करता था, और पश्चिम में जो स्थित होता था उसको दुर्ग कहते थे। साथ ही जो निचला नगर होता था पूर्व में, वहां पर आम लोग रहते थे, और जो पश्चिम में दुर्ग था वहां पर जो शासक वर्ग था उनका रहना था। उसके बाद जो यहाँ के नगरों की निर्माण तकनीकी थी वो किस प्रकार से थी कि दोनों हिस्सों की चार दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। साथ ही जो दीवारें थी उनको मजबूत करने के लिए विशेष प्रकार की चिनाई की जाती थी। और साथ ही हमें एक महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। और यहाँ से तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, तो वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और इसका स्नानागार का जो निर्माण है वो ईंट और प्लास्टर के इस्तेमाल से किया गया था, और पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ा दी जाती थी, ताकि पानी का जो रिसाव है वो ना हो। और इसकी संरचना क्या थी कि दोनों तरफ चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी। साथ ही इसका जो उपयोग था वो विशिष्ट अवसरों पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर स्नान के लिए किया जाता होगा। आप देख रहे हैं कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी उस समय पर हुआ करती थी, हजारों वर्ष पहले। उसके बाद हड़प्पा के कुछ और स्थल जैसे कि कालीबंगा और लोथल से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही कुछ बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं जो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें प्राप्त हुए हैं। आगे
पढ़ते हैं कि यहाँ के जो भवन, नाले और सड़कें होती थी वो किस प्रकार से होती थी। तो यहाँ पर जो घर थे सामान्यतः ऐसा पाया गया कि या तो एक मंजिल होते थे या फिर 2 मंजिल होते थे, और अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार होते थे, कुएं होते थे। तो यहाँ पर एक संरचना बनाई गई है, और ये सब कंसेप्ट, ये सब डायग्राम्स आप मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। किस प्रकार यहाँ पर घर बनाए गए थे, 1 मंजिले, 2 मंजिले, और आंगन हुआ करता था, बीच में स्नानागार जिसके चारों तरफ कमरे हुआ करते थे। और यहाँ की जो जल निकासी प्रणाली थी, जो यहाँ के नाले थे वो ढके हुआ करते थे, और जो जल निकासी प्रणाली थी वो काफी एडवांस थी, और नाले कैसे थे, ढके हुए थे। और साथ ही जगह जगह नालियां ढक दी गई थी, तो जगह जगह कुछ मैन होल बनाए गए थे जिससे उनकी साफ सफाई समय समय पर की जा सके। और नाली में ढलान होती थी हल्की सी, ताकि जो पानी है उसका फ्लो आसानी से हो सके। यहाँ पर ये कुछ नालियों का हमने एक चित्र बनाया है। उसके बाद जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। आगे हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो कैसा हुआ करता था। हम पहले जानते हैं कि शासकों का जीवन कैसा हुआ करता था। तो जो यहाँ के शासक थे वो खूबसूरत मनकों, सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को पहनते थे, और नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। साथ ही जो लिपिक थे वो मोहरों तथा अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे। और जो शिल्पकार हैं वो स्त्री पुरुष जो अपने घरों या उद्योगों पर तरह तरह की चीजें बनाते थे। और बच्चे जो थे उनके जो खिलौने हैं उनके साक्ष्य हमें खुदाई में मिले हैं, जो कि मिट्टी के हुआ करते थे। आगे हम जानेंगे कि जो नए नगर और नए शिल्प किस प्रकार से विकसित हुए। तो जो नगर थे और वहां पर कुछ आकर्षक वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, और जैसे कि मनके, जो मनके थे वो कार्निलियन पत्थर। तो ये जो कार्निलियन पत्थर का मतलब क्या होता है, लाल पत्थर। हमें ऐसे पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइट करना है। यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो मनके हैं वो कार्निलियन पत्थर के थे, और वह लाल पत्थर होता था, कार्निलियन पत्थर। और जो मनके हैं वो पत्थरों को काट कर तराश कर बनाए गए। साथ ही इन मनकों के बीच में छेद किया जाता था ताकि वो धागा डालकर माला बनाकर पहन सकें। साथ ही जो बाट हैं, जो वस्तु हैं उनका वजन लेने के लिए, वेट लेने के लिए बाट का प्रयोग किया जाता था। और ये जो बाट हैं वो चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे, और इनका उपयोग बहुमूल्य धातुओं और पत्थरों को तौलने के लिए किया जाता था। साथ ही जो फलक थे, यानी कि पत्थर से धारदार औजार बनाते थे, उनको फलक कहते थे। और नए शिल्प से संबंधित कुछ सामग्रियां जो कि पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी। इस प्रकार हमें हड़प्पा सभ्यता से लोहे की जानकारी नहीं मिलती है। वहां के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, वह सोना जानते थे, चांदी जानते थे, कांसे को जानते थे। आगे हम बात करेंगे हड़प्पाई मोहरों के बारे में। तो जो हड़प्पाई मोहरें थी उनकी क्या विशेषता थी। तो जो हड़प्पाई मोहरें थी, ऐसा माना जाता है कि लोग पत्थर से मोहरें बनाया करते थे। साथ ही कुछ मोहरें आयताकार होती थी और उन पर जानवरों के चित्र हुआ करते थे, और उस पर एक खास लिपि से चिन्ह बने हुआ करते थे, जो कि अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है। यानी कि जो हड़प्पा लिपि है वो आज तक पढ़ी नहीं गई है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा लिपि किस प्रकार की लिपि है। तो इसका राइट उत्तर होना चाहिए भाव चित्रात्मक, जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। अब हम देख लेते हैं कि वहां के बर्तन किस प्रकार से थे। तो जो बर्तन थे उन पर काले रंग की डिजाइन हुआ करती थी, और वो लाल मिट्टी से बनाए जाते थे। यानी कि लाल मिट्टी के बर्तन पे काली कलर की डिजाइन की जाती थी। उसके बाद हम जानेंगे कि फेयंस और कपड़ों का रहस्य। तो जो कपड़ा है, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ के लोगों ने कपास की खेती करना शुरू किया। ये वही मेहरगढ़ है जिसको हम पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि ये मेहरगढ़ सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में स्थित था, और पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के समीप स्थित था। यहीं के लोगों ने सर्वप्रथम मतलब कृषि करना प्रारंभ किया, और ऐसा माना जाता है कि यहीं के लोगों ने सबसे पहले 7000 वर्ष पूर्व कपास की खेती की थी। उसके बाद यहाँ से हमें कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान, ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबों की वस्तुओं से चिपके हुए मिले, जो कि साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो में कपड़ों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े
कपड़ों के कुछ छोटे छोटे टुकड़े और फूलदान के ढक्कन मिले हैं। साथ ही जो तकलियां हैं वो क्या होती थी, जो तकलियां हैं वो पकी मिट्टी तथा फेयोंस से बनी होती थी और यह सूत की कताई का संकेत है। उसी प्रकार जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक मूर्ति मिली है प्राइस्ट किंग की, उससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग फैशन करना भी जानते थे। अब हम जानते हैं फेयंस क्या होते हैं। जो फेयंस है वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था और यह बालू, स्फटिक पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर वस्तु का निर्माण करते थे और इस पर नीले हल्के समुद्री रंग की परत चढ़ाई जाती थी। साथ ही इससे जो होता क्या था, मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब हम पढ़ेंगे कच्चे माल की खोज में। तो लोग कच्चे माल की खोज में किस प्रकार रहा करते थे कि वो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो कई चीजों का आयात दूर दूर से किया करते थे। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें हड़प्पा सभ्यता से व्यापार के साक्ष्य भी मिले हैं और हम देख लेते हैं वो तांबे का व्यापार कहाँ से करते थे, तांबे का आयात कहाँ से करते थे। तो वो जो तांबे का आयात राजस्थान और ओमान जो कि पश्चिम एशियाई देश है वहां से किया करते थे। साथ ही टिन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। तो टिन का आयात कहाँ से करते थे, ईरान और अफगानिस्तान से। तो जो कि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाया जाता है टिन। और सोने का जो व्यापार है, आयात है, वो कर्नाटक से किया करते थे। देखिए इनको याद रखना आसान है। जैसे कि आपको पता है कर्नाटक में सोने की खदानें हैं तो कर्नाटक में सोना पाया जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी कर्नाटक से ही सोना आयात करते थे। सिमिलरली राजस्थान तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे का आयात लोग करते थे राजस्थान से हड़प्पा सभ्यता में। उसी प्रकार जो बहुमूल्य पत्थर है वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से उसका आयात होता था। और अब हम जानेंगे कि जो नगरों में रहने वाले लोग थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी। तो जो नगरों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए जो भोजन है वो किस प्रकार से उनकी व्यवस्था की जाती थी। तो देखिए गांव और नगरों में भोजन अलग अलग प्रकार से आता था। तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो अनाज उपजाएंगे और जानवर भी पालेंगे, लेकिन जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको जो किसान हैं, चरवाहे हैं, उनको भोजन प्रोवाइड कराते थे शहर के लोगों को, है ना। शहर में जैसे कि कुछ शासक, लेखक, दस्तकार लोग रहा करते थे। और जो फसलें हैं वो क्या हुआ करती थी, प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों, ये सब प्रमुख फसल हुआ करती थी। हमें जौ और गेहूं को तो भूलना ही नहीं है, अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हमें एक नए औजार जो कि हल, इसके साक्ष्य भी मिले हैं कि तो क्या करते होंगे वो हल का, जमीन की जुताई के लिए प्रयोग करते होंगे। और ये जो हल हैं वो लकड़ी के बने होते थे और हल के आकार, जो हल का आकार है वो हमें खिलौनों से मिला है, हमें साक्ष्य मिले हैं पुरातात्विक खुदाई से। तो इसी प्रकार हमें पता चलता है। अब वहां के लोग सिंचाई करना भी जानते थे। जो कम वर्षा वाले क्षेत्र थे वहां पर ये लोग सिंचाई करते थे और जो सिंचाई है वो संभवतः कैसे करते होंगे, पानी का संचय कर लेते होंगे और जरूरत पड़ने पर वो उसका यूज सिंचाई करने में किया करते थे। साथ ही कुछ अन्य चीजें जैसे वे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। आगे हम हड़प्पा कालीन कुछ प्रमुख स्थल हैं जो कि गुजरात में स्थित हैं, उनका हम सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। और सबसे पहले यहाँ एक गुजरात की इम्पोर्टेंट साइट्स धौलावीरा दी गई है और एक दूसरी दी गई है लोथल। तो ये जो क्लास 6 की एनसीईआरटी में इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया गया है। आगे हम जान लेते हैं कि जो धौलावीरा है उसकी स्थिति कहाँ पर है। तो जो धौलावीरा है वह कच्छ इलाके में खादिरवेट के किनारे स्थित है और यहाँ पे जो पानी था वो काफी साफ था और यहाँ की जो जमीन थी वो उपजाऊ थी। यहाँ की एक अनूठी विशेषता ये है कि जो सामान्यतः नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन यहाँ पे जो नगर थे वो 3 भागों में बटे हुए थे। तो और हर हिस्से में चारों ओर से पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें वो अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार हुआ करता था। साथ ही जो मैदान थे वो खुले हुए थे और यहाँ पर कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। और यहाँ से हमें एक साइन बोर्ड का साक्ष्य मिला है, साइन बोर्ड, जिस पर हड़प्पा लिपि पत्थरों पर बड़े बड़े मतलब अक्षरों में खोदी गई है। और ये संभवतः जो
लिपि है, जो साइन बोर्ड है, वो मतलब लकड़ी का है। और ऐसी जो अनोखी सभ्यता है, अनोखी जो साइन बोर्ड है, लिपि है, वो आमतौर पर कहीं से नहीं देखी गई है, क्योंकि हड़प्पाई मोहरों पर छोटी छोटी लिपियां लिखी होती हैं, लेकिन इस साइन बोर्ड पर जो भी लिपियां हैं वो बड़ी बड़ी रूप में लिखी गई हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है लोथल। लोथल की स्थिति क्या है? खंभात की खाड़ी में साबरमती की एक उपनदी के किनारे। यहाँ पर एक बड़ा बंदरगाह था, जो कि तालाब था, उसको यहाँ का बंदरगाह माना गया है। और यहाँ पर समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। साथ ही यहाँ से जो माल था वो चढ़ाया उतारा जाता था। अब ये जो लोथल था वो किस चीज के लिए फेमस था? एक तो बंदरगाह के लिए, दूसरा यहाँ से जो सामान है, माल है, वो उतारा चढ़ाया जा रहा है। तो क्या क्या सामान, जैसे पत्थर, संग और कुछ धातुओं से बनी चीजों का व्यापार हुआ करता था। साथ ही हमें लोथल से कुछ भंडार गृह के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ पर कई मोहरें, मुद्रांकन हुआ करता था, जो कि गीली मिट्टी को दबाने पर बनी छाप हुआ करती थी। साथ ही लोथल से हमें मनके बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। अब आगे हम देखते हैं कि सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी कि अब हम जानेंगे कि इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि 2900 साल पहले एक बड़ा बदलाव हुआ। क्या हुआ? लोगों ने नगर छोड़ दिए, साथ ही लेखन, मोहर, बांटों का प्रयोग भी बंद हो गया, कच्चे माल का आयात कम हो गया, सड़कों पर कचरे के ढेर मिलने लगे और जल निकास प्रणाली एकदम से नष्ट हो गई। अब हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण हैं, इसको लेकर विद्वानों में अलग अलग मत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण रहे हैं वो क्या रहे हैं। तो सबसे पहला क्या कारण रहा होगा कि संभवतः जो नदियां हैं वो सूख गई होंगी। तो पहला कारण नदियों का सूखना, दूसरा कारण जंगलों का विनाश, साथ ही तीसरा कारण बाढ़ आना, बाढ़ का आना, और एक कारण के जो शासक थे संभवतः उनका नियंत्रण समाप्त हो गया हो, जिससे इतनी बड़ी हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। आपको क्या लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो मुख्य कारण है वो क्या रहा होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही इसका हमें क्या रिजल्ट निकला, ये सब जो घटनाएं हुई कि जो आधुनिक पाकिस्तान के सिंध व पंजाब की बस्तियां क्या हुआ, उजड़ गई। मतलब लोग बाहर जाने लगे और लोगों ने नगर छोड़ दिए, तो जो बस्तियां थी वो उजड़ गई और लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई व छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। अब यहाँ पर हम एक मानचित्र देख लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में ही गिवन है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र दर्शाया गया है। और इसमें ये जो सिंध वाला क्षेत्र है, और ये भारत का गुजरात वाला क्षेत्र। और देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर सुतकांगो, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा और ये हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। तो ये कुछ हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं और ये मानचित्र में दर्शाए गए हैं। और इस प्रकार हमने आज की वीडियो में क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर, जो कि है आरंभिक नगर, इसको कंप्लीट किया है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, जो कि क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का चौथा अध्याय है, जिसमें हमें पढ़ना है कि जो किताबें और कब्रें हैं वो हमें क्या बताती हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे? तो हम सीखेंगे कि दुनिया की प्राचीनतम ग्रंथों में एक, यानी कि इसमें हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही हम पढ़ेंगे कि जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। और हम पढ़ेंगे जो भी मवेशी, घोड़े और रथ हुआ करते थे उनके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलती है। साथ ही लोगों की विशेषताएं बताने वाले कुछ शब्द, उनको भी हम जानेंगे। और इसके विपरीत हम पढ़ेंगे कि कहानी, कुछ महापाषाण जो होते थे उनकी कहानी पढ़ेंगे। एंड इनाम गांव की जो कब्रें थी उनकी क्या विशेषता थी उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही कुछ और खास कब्रें हुआ करती थी तो उनके बारे में भी हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें इस अध्याय 4 के अंतर्गत कवर करनी है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, यानी कि वेद,
तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो कुल वेद हैं वो 4 हैं। तो कुल वेदों की संख्या कितनी है? 4। और उन 4 वेदों को हमें याद रखना है। सबसे प्राचीन वेद है जो है वो है ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों को हमें याद रखना है। यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और उसके बाद जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद को माना गया है, जिसकी रचना ऐसा माना जाता है कि लगभग 3500 साल पहले हुई थी। देखिए, इतिहास में सब तिथियां जरूरी नहीं है कि याद रखी जाएं, लेकिन इनका जो कालानुक्रम होता है, क्रोनोलॉजी होती है, उसको याद रखना महत्वपूर्ण होता है। और कुछ तिथियां महत्वपूर्ण भी होती हैं जिनको याद करना जरूरी होता है। तो ये तिथि याद रखेंगे कि जो वेद हैं उनकी रचना लगभग 3500 साल पहले की गई थी। अब हम जान लेते हैं कि सूक्त क्या होते हैं। तो जो सूक्त होते हैं, तो जैसे ऋग्वेद में जो 1000 से भी ज्यादा जो भी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं वो सब सूक्त के अंतर्गत आती हैं। और जो सूक्त होते हैं उसका अर्थ होता है कि अच्छी तरह से बोला गया। तो सूक्त का अर्थ क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। और ये जो सूक्त हैं वो देवी देवता हुआ करते थे वैदिक काल में, उनकी स्तुति में लिखे गए थे। और साथ ही जो वैदिक कालीन 3 प्रमुख देवता हैं वो कौन कौन से हैं? एक हैं अग्नि, जो कि आग के देवता हुआ करते थे। इंद्र, जो कि युद्ध के देवता हुआ करते थे। और युद्ध उस समय सबसे बड़े और सबसे प्रमुख देवता हुआ करते थे, वो इंद्र थे। और उसके बाद सोम, और सोम भी एक देवता हैं। और ये एक जो पौधा होता है वहां से प्राप्त होता है, एक पेय पदार्थ, और इनको हम सोम देवता को भी पूजते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं कि ऋग्वेद की भाषा क्या रही है, और हम कुछ भाषाओं का अध्ययन भी करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कि संस्कृत और भाषाओं का परिवार, यानी कि जो ऋग्वेद की भाषा है वो संस्कृत है। ऋग्वेद की भाषा क्या है? संस्कृत। और जो संस्कृत है वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। तो जो भारोपीय भाषा परिवार का मतलब है भारत और यूरोप। तो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है संस्कृत। अब भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत संस्कृत के अलावा कुछ अन्य भाषाएं भी आती हैं। जैसे भारत की इसमें कुछ भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। साथ ही एशिया की भाषा फारसी, वो भी भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। और यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश, तो ये सब भाषाएं भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं। अब देख लेते हैं कि इन भाषाओं में कुछ समानता भी पाई जाती है। जैसे कि देखो, जो मात्र शब्द है, माँ शब्द है, तो जो माँ शब्द है वो हिंदी में यूज होता है, और जो मात्र है वो संस्कृत में, और इन्हीं को हम मदर कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये सब समानताएं भी होती हैं। अब हम कुछ अन्य परिवारों की बात कर लेते हैं भारोपीय भाषा परिवार के अतिरिक्त, जो कि एनसीईआरटी में ही गिवन है। कि सबसे पहले है एक और भारोपीय भाषा परिवार के अलावा तिब्बत बर्मा परिवार। तो इसमें पूर्वोत्तर प्रदेशों में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो सम्मिलित हैं। दूसरा है द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार में जो भी दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तो ये सब द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। उसके बाद ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, इसके अंतर्गत जो झारखंड और मध्य भारत की जो भी भाषाएं रहती हैं वो सम्मिलित हैं। अब हम जान लेते हैं कि जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। तो जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, जैसे कि ऋग्वेद में हमने पहले भी जाना कि कुछ सूक्त वर्णित हैं जिनमें देवी देवताओं की स्तुति की गई है। तो ऐसे ही एक उदाहरण है कि जो सूक्त हैं उसमें एक वार्तालाप दिखाया गया है, जिसमें क्या होता है, जो विश्वामित्र ऋषि हैं, विश्वामित्र हैं, वो देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां हैं, ब्यास और सतलुज। यानी कि उस समय पे जो नदियां थी ना, उनको देवियों के रूप में पूजा जाता था। तो इस सूक्त में विश्वामित्र ऋषि और 2 नदियां जो कि हैं ब्यास और सतलुज, उनके बीच के संवाद को बताया गया है। तो इस प्रकार से हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, जो इतिहासकार हैं वो।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऋग्वेद की जो पांडुलिपि है उसका एक चित्र यहाँ पर लगाया गया है। ये एनसीईआरटी से ही मतलब लिया है हमने। और ये देखो एक पांडुलिपि है। और पांडुलिपि के बारे में हमने पहले भी जाना था कि वे लिपियां जो हाथ से लिखी जाती थी, पत्ते की छाल पेड़ की छाल पर, पत्तों पर, तो ये उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। और मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ये क्या होता है कि जो भुर्ज नामक की वृक्ष की छाल होती है उस पर लिखी गई पांडुलिपि है, जो कश्मीर में पाई गई थी तथा 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। मतलब ये जो पांडुलिपि यहाँ दिखाई गई है ना, ये ऋग्वेद लिखने के लिए सबसे पहले यूज की गई थी। अब हम जान लेते हैं कि मवेशी, घोड़े और रथ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ऋग्वेद है ना उसमें कुछ प्रार्थनाएं मिलती हैं जो कि मवेशियां, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए की जाती हैं। और जो ऋग्वेद मतलब वैदिक काल है वहां पर जो घोड़े हैं ना उनका उपयोग ना रथ मतलब जो लड़ाई में रथ होते थे ना उनको खींचने के लिए किया जाता था, इसलिए वो घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं करते होंगे। तो आगे हम जान लेते हैं कि वैदिक काल में युद्ध क्यों होते थे। तो वैदिक काल में युद्ध क्यों होते थे, एक मिनट, हाँ, तो वैदिक काल में युद्ध क्यों होते थे, जो मवेशी होते हैं उनको जीतने के लिए, यानी कि जो भी मवेशी हैं उनको जीतने के लिए वो लोग युद्ध करते थे। और जमीन के लिए, जैसे कि जमीन किस लिए चाहिए होगी, चारागाह के लिए, फसल उगाने के लिए, तो उनके लिए भी वो लोग युद्ध करते थे। और पानी के स्रोतों के लिए, पानी के लिए लड़ते थे, जो नदियों का क्षेत्र रहता था और जो भी पानी की समस्याएं होती थी तो लड़ते थे। और उसके बाद लोगों को बंदी बनाने के लिए, जिससे वो उनसे अपनी गुलामी करवा सके, दास बना सकें। तो इस तरीके से लोग युद्ध किया करते थे। अब जो युद्ध में जो भी संपत्ति लूटी जाती थी, जो भी धन लूटा जाता था, उसका वो लोग बंटवारा भी करते थे। यानी कि अब देखेंगे कि वो धन का बंटवारा कैसे करते थे। तो जो धन का बंटवारा है वो सरदार, पुरोहित व आम जनता के बीच होता था। साथ ही जो धन है वो यज्ञ करने में भी यूज किया जाता था। और जो यज्ञ होता था ना उसमें आहुतियां दी जाती थी और वो आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। साथ ही उन जो यज्ञ में घी, अनाज, जानवरों की बलि भी दी जाती थी, वो जो यज्ञ होता था उसमें। और अब हम जानेंगे कि जो युद्ध है उसमें भाग कौन कौन लेता था और चीजें सारी चल कैसे रही थी। तो जो युद्ध था उसमें पुरुष भाग लिया करते थे और जो सेना थी वो अस्थायी होती थी। लेकिन अगर कोई सलाह मशवरा करना है तो उसके लिए एक सभा बनाई गई थी जिससे वो सलाह मशवरा करते थे। तो और हम ये पढ़ ही चुके हैं कि घोड़ों का उपयोग वो लड़ाई में रथ खींचने के लिए करते थे। अब कुछ लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, मतलब ये जो शब्द हैं इनसे हमें वहां के लोगों की विशेषताएं पता चलती हैं कि लोगों का जो वर्गीकरण है वैदिक काल में, प्राचीन काल में, वो काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। तो सबसे पहले हम काम के आधार पर देख लेते हैं कि काम के आधार पर कैसे विभाजन किया गया था। तो काम के आधार पर कैसे विभाजन किया गया था कि एक तो वो होते थे जो यज्ञ या अनुष्ठान कराते थे, तो उनको हम पुरोहित कहते थे। और एक होते थे राजा, लेकिन राजा ऐसे राजा नहीं जो आगे चल के हमें देखने को मिलते हैं, जो जिनका शासन होता है। ये जो राजा होते थे और ये इनके ना तो महल होते थे, ना ही सेना होती थी, ना ही ये टैक्स लेते थे और ना ही आगे चलकर राजा का बेटा राजा बनता था, है ना। एक तरीके से ये लीडर होते थे। और उसके बाद जनता और समुदाय के लिए दो तरीके के लोग, जिनमें जन और विश। विश जो शब्द है वो वैश्य शब्द से लिया गया है। देखिए एनसीईआरटी के ये छोटे छोटे से जो फैक्ट्स हैं, कंसेप्ट हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और ये सीरीज स्टार्ट भी इसीलिए की गई है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में तकलीफ ना हो। आप इतने लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस देखते हैं एनसीईआरटी के लिए और उसमें बहुत अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो अब ये सब नहीं होगा और आप इजीली यहाँ से एनसीईआरटी पढ़ो और समझो, है ना। और नोट्स का भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे हम जानेंगे कि अब इस जन में कुछ, जैसे आपने पुरुजन, यदुजन, भरतजन। भरतजन का नाम आपने सुना होगा क्योंकि
हमने पहले ही अध्याय में बात की थी कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। तो अब हमने पढ़ा था कि भरत नाम का एक समुदाय रहा करता था, है ना। तो ये सब हमने देख लिया है और इसको याद भी रखना है। आगे क्या है कि जिन लोगों ने और जो कुछ प्रार्थनाएं लिखी गई थी, इनकी जिन लोगों ने रचना की उनको हम आर्य कहते थे। तो जिन प्रार्थनाओं की रचना की लोगों ने उन लोगों को हम आर्य कहते थे। और जो आर्य के विरोधी होते थे उनको हम दास या दस्यु कहते थे, है ना। तो ये दस्यु कौन होते थे, दास कौन होते थे? जो बंदी बनाए जाएंगे युद्ध के दौरान, उनको हम दास बोलेंगे। और ये जो दास थे वो यज्ञ में भाग नहीं लेते थे। साथ ही ये स्त्री और पुरुष दोनों हुआ करते थे, है ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो किताबें हैं इनसे निकलकर जमीन में कुछ चीजें और दबी हुई हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम पढ़ेंगे खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अब हम महापाषाणों की कहानी पढ़ेंगे। पाषाण मतलब पत्थर और महा मतलब बड़ा, तो बड़ा बड़ा पत्थर महापाषाणों की, ऐसे हम कहानी पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ महापाषाण का अर्थ भी लिखा गया है कि महा प्लस पाषाण यानी कि बड़ा पत्थर। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो महापाषाण है ना वो ना पत्थर का घेरा हुआ करता था और ये ताबूत समाधान के लिए यूज हुआ करते थे। कैसे, आगे हम जानेंगे। कि देखो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं इनका समय जो वो है लगभग 3000 पहले इनकी शुरुआत हुई है, यानी कि लगभग जो वैदिक काल है उसी के आसपास की बात है। और लेकिन इसका स्थान जो था वो था दक्कन, दक्षिण भारत, कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत। अब इन महापाषाणों का मकसद क्या हुआ करता था? इन महापाषाणों का क्या मकसद हुआ करता था? इन महापाषाणों का मकसद हुआ करता था कि कब्रों को चिन्हित करना, यानी कि जो भी कब्र बनाई जाती थी उनके आसपास, देखो ये जैसे ये कब्र बनी हुई है, एक मिनट, ये देखो जैसे ये जो कब्र बनी हुई है ये, तो इसके आसपास ये बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे। अब ये बड़े बड़े पत्थर क्यों लगाए जाते थे? ताकि यहाँ पहचानने के लिए बात हो जाए कि यहाँ पे कब्रें हैं, ठीक है। तो ऐसे करके तो इसको बोलते हैं महापाषाण। अब हम जानेंगे कि कब्रों के अंदर हमें क्या मिला है। कब्रों के अंदर हमें क्या मिला है? कब्रों के अंदर हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, है ना। तो जो काले और लाल मिट्टी के बने बर्तन हैं और इनका नाम ब्लैक एंड रेड वेयर। तो ये फैक्ट यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब्रों के अंदर से जो काली मिट्टी के बर्तन मिले हैं ब्लैक एंड रेड वेयर, है ना, इसको याद रखना है। उसके बाद हमें लोहे के औजार व हथियार मिले हैं जिससे हमें पता चलता है कि अब वो लोग लोहे का यूज भी करने लगे थे। और घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ये देखिए एक तलवार है लोहे की जो हमें कब्रों से मिली है। उसके बाद हम अब इन कब्रगाहों से ना लोगों के जो सामाजिक असमानताएं है ना उनको भी पता लगा सकते हैं। देखिए कैसे कि कब्रों की तुलना करके, यानी कि अलग अलग कब्रों में अलग अलग चीजें मिलेंगी तो हम जान सकते हैं ये कब्र आम लोगों की है या फिर राजा की है ना। तो जैसे कि देखो एक अमीर की कब्र मिली जिसमें क्या मिला है हमें 33 सोने के मनके और एक शंख मिला है। वहीं दूसरी ओर जो आम नागरिक की कब्रें हैं वहां से हमें सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं, है ना। तो इससे हम जान लेते हैं कि वहां पर समाज में सामाजिक असमानताएं भी थी, अमीरी गरीबी का भेदभाव भी था। और इन सब की जानकारी हमें कब्रों के अंतर्गत, कब्रों के अंदर जो हमें चीजें मिली हैं उनसे ही हमें पता चलती है। आगे हम पढ़ेंगे कि जो कुछ मतलब ऐसा है क्या, जो कुछ कब्रगाहें हैं वो हर परिवार की अलग अलग हुआ करती थी, क्या खास हुआ करता था इनमें? तो महापाषाणों में ना क्या हुआ है कि मतलब एक से अधिक कंकाल मिले हैं। तो इससे हमने अनुमान लगाया कि वो एक ही परिवार के होंगे, जानने वाले होंगे, रिश्तेदार होंगे, है ना। तो होता क्या था कि जो मतलब कब्र बनाई जाती थी तो उस पे अलग अलग समय पर ही वहीं जाकर अलग अलग लोग दफना दिए जाते थे। और जो मरने वाले लोग थे ना उनको एक पोर्ट होल यानी कि अंदर से एक रास्ता कर दिया जाता था, वहीं से उस कब्रगाह में दफना दिया जाता था। और होता क्या था, जैसे हमने अभी ऊपर डायग्राम देखा था, कब्रगाह में यहाँ पर दफना कर और एक बड़ा सा पत्थर चारों तरफ लगा देते थे, है ना। तो ऐसे करके जो कब्र हैं उनको चिन्हित कर देते थे वो। और अब हम जानेंगे कि इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, ये
पहले भी एक मैंने आपके साथ मतलब इंडिया का मैप बताया था, जिसमें हमने बताया था इनाम गांव कहाँ है। आप एक बार उस वीडियो को दोबारा देख लें, और वो पीडीएफ में भी मिल जाएगा आपको। शायद अध्याय 2 में, हाँ 2 में पढ़ा था। और अब हम इनाम गांव को जानेंगे, जो कि इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है, और इसका जो समय है वो लगभग 3600 से 2700 साल पहले है। और यहाँ पे ना जो वयस्क लोग हैं ना, यहाँ की कब्रों से हमें क्या मिला है मतलब पता चलता है, यहाँ पर जो वयस्क लोग हैं ना, उनको गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, और उनका सिर कैसा होता था, उत्तर दिशा की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो लोगों को दफनाया जाता था मतलब 3600 साल पहले, 2000 साल पहले, उनको कैसे, उनका सिर किस दिशा में होता था, तो उनका सिर उत्तर दिशा में होता था। और कई बार ये घर के अंदर ही दफना लेते थे लोगों को, मतलब घर के अंदर आंगन में, और सबके पास बर्तन रख दिया करते थे, खाने पीने की चीजें रख दिया करते थे। तो ऐसा क्यों करते होंगे वो, आप बताइए, ऐसा वो क्यों करते होंगे? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि जो लोग हैं वो कब्र के पास या फिर अंदर, कब्र के अंदर खाने पीने का सामान क्यों रखते होंगे, क्यों बर्तन मिले हमें वहां से, इसका उत्तर आप देना। अब आगे पढ़ते हैं। मतलब हमें जो पुरातत्व हैं उनको क्या मिला है कि इनाम गांव के जो लोग हैं वहां का रहन सहन, खान पीन कैसा था, तो इसकी हमें कैसे जानकारी मिली। कुछ हमें अनाज के बीज मिले हैं। अनाज के बीजों में गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, ये सब हमें मिले हैं। उसके बाद जानवरों की कुछ हड्डियां मिली हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, सुअर, चिड़िया, मछली और भी अन्य जानवर। साथ ही कुछ फल जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कुछ रसभरियां भी हमें वहां से मिली हैं। तो ये सब वहां के लोगों के जो काम धंधे हैं उनके बारे में बताती हैं। अब हम जान लेते हैं कि वहां जो कंकाल हैं उनके अध्ययन से हमें क्या पता चलता है। कंकालों का जो अध्ययन है उनसे हमें क्या पता चलता है। तो सबसे पहले तो कंकालों से हमें लिंग की पहचान होती है ना। तो लिंग की पहचान जो होती है वो किस तरीके से की जा सकती है। पहला तो ये कि देखो, गहने से लिंग की पहचान करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस समय पे जो गहने थे वो तो पुरुष भी पहना करते होंगे, महिलाएं भी पहना करती होंगी। तो ऐसे गहनों से तो हम पहचान कर नहीं सकते। लेकिन सही तरीका क्या होगा, जो भी बोन्स का स्ट्रक्चर है, जो भी हड्डियों की बनावट है, उससे हाँ लिंग की पहचान हो सकती है। जैसे कि जो कूल्हे की हड्डी होती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा होता है कि जो महिलाएं हैं उनका थोड़ा चौड़ा होता है पुरुषों की अपेक्षा, जो कूल्हे की हड्डी होती है, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इस वजह से। और एक और बात कि 2000 साल पहले जो महर्षि चरक हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, चरक संहिता। तो इसको आपको भूलना नहीं है, याद रखना है कि चरक संहिता के रचयिता कौन है, तो वो है महर्षि चरक। और ये जो पुस्तक है वो चिकित्सा शास्त्र के ऊपर लिखी गई है। अब इसमें इन्होंने दावा किया था कि शरीर में कुल 360 हड्डियां होती हैं। देख रहे हैं आप कितनी पुरानी बात है। और उस समय महर्षि चरक ने चरक संहिता में ऐसा लिखा था कि जो शरीर है उसमें कुल 360 हड्डियां होती हैं, जिसमें दांत होते हैं, जोड़ होते हैं, साथ ही कुछ कार्टिलेज। लेकिन आधुनिक विज्ञान के मतलब अनुसार आपको पता होगा कितनी हड्डियां होती हैं, वो है 206। अब इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां याद रखनी है उनको हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो ये हैं। एक तो जो वेदों की रचना का आरंभ है वो हमने जाना कि 3500 साल पहले हुआ था। उसके बाद महापाषाणों की शुरुआत 3000 वर्ष पहले हुई थी। और इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 3700 साल पहले हुआ था। और चरक ने जो चरक संहिता लिखी थी लगभग 2000 साल पहले लिखी थी। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो चौथा अध्याय है वो भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम इसी प्रकार से कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सानिक्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्य
राजा और एक प्राचीन गणराज्य, जो कि क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का 5वां अध्याय है। इससे पहले हमने चारों अध्याय को ऐसे ही शॉर्ट नोट्स से कवर किया है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, जिसके अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कुछ लोग शासक कैसे बने, और वर्ड शब्द से क्या मतलब है, साथ ही जनपद क्या हुआ करते थे और महाजनपद क्या थे, उस समय की कर व्यवस्था कैसी थी और कृषि में किस प्रकार से परिवर्तन हुए। साथ ही सूक्ष्म निरीक्षण में हम मगध और बज्जी का विश्लेषण करेंगे, और हम अजातशत्रु और बज्जी संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम जानते हैं कि उस समय कुछ लोग शासक कैसे बने। तो उस समय जो लोग शासक बनते थे वो लगभग 3000 साल पहले वो बड़े बड़े यज्ञ कराते थे। तो उनमें से एक यज्ञ महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अश्वमेध यज्ञ। तो जो राजा थे वो अश्वमेध यज्ञ कराते थे। इसमें होता क्या था, वो एक राजा घोड़े को स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ देते थे, और उस घोड़े को जो भी रोकता था अदर कोई राजा, तो उसको उन राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगर घोड़े को कोई नहीं रोकता था तो इसका मतलब है जो यज्ञ कराने वाला राजा है वो अधिक शक्तिशाली है। और यहाँ पर जो यज्ञों का आयोजन हुआ करता था, इनको जो पुरोहित थे वो संपन्न कराते थे, और यज्ञ में जो राजा आते थे वो उपहार लाते थे। साथ ही राजा को बाघ की खाल के सिंहासन पर बैठाया जाता था, और जो सारथी हुआ करता था वो राजाओं की गाथाओं का गुणगान करता था। अब हम जान लेते हैं वर्ड। तो जो वर्ड है, ऐसा था जो पुरोहित थे उन्हीं ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, तो उनको हम वर्ड कहते हैं। अब इस वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो जो ब्राह्मण थे उनको वेदों का अध्ययन और यज्ञ करने का अधिकार था, ठीक है। और जो क्षत्रिय थे उनको युद्ध करने का और रक्षा करने का अधिकार था। और जो वैश्य हुआ करते थे वो कृषक पशुपालक हुआ करते थे, और व्यापारी वर्ग भी वैश्य के अंतर्गत आता था। लेकिन जो शूद्र होते थे उनका क्या काम होता था, जो ऊपर के 3 वर्ग हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना। और अब पहले ऋग्वैदिक काल में ये जो व्यवस्थाएं थी वो कर्म आधारित थी, जो जैसा काम करेगा उसको वही बोला जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल यानी कि अब आगे चलकर ये जो व्यवस्थाएं हैं ये जन्म आधारित होने लगी, और जो भी जहां जन्म लेगा वही कहलाएगा। जैसे ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति ब्राह्मण ही कहलाता था, है ना। और होता क्या था, जो शूद्र होते थे और महिलाएं होती थी उनको वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं होता था, है ना। अब हम जान लेते हैं कि जनपद क्या थे। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के वसने की जगह। हमने पिछली लेक्चर में जाना था जब हम चैप्टर 4 पढ़ रहे थे कि कुछ लोग थे वो जन बनाकर रहते थे, है ना, जैसे कि भरत जन, है ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ है जन के वसने की जगह। तो जन लोग जहाँ रहते थे उसको हम जनपद कहने लगे। और पुरातात्विक खुदाई से हमें क्या क्या मिला है, जैसे कि दिल्ली का पुराना किला की खुदाई की, और हस्तिनापुर जो कि मेरठ के निकट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, अजंती खेड़ा एटा में, और यह उत्तर प्रदेश में। तो इन सब की खुदाई करके हमें यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से हमें कुछ अस्थायी झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, मवेशी तथा अन्य जानवरों के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से कुछ फसलें जैसे कि चावल, धान, गेहूं, जौ, गन्ना, तिल, सरसों, इनके भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं। इन पर सरल रेखाएं और ज्यामितीय संरचना बनी होती थी। अब आगे चल के क्या होता है, ये जो जनपद हैं शक्तिशाली होकर महाजनपद बन जाते हैं। यही जनपद जब शक्तिशाली हो जाते हैं तो ये महाजनपद बन जाते हैं, है ना। अब आगे देखते हैं कि महाजनपद क्या होते थे। तो 2500 वर्ष पहले जनपद शक्तिशाली होकर महाजनपद बनने लगे, और इन महाजनपदों की राजधानी हुआ करती थी। साथ ही इनकी किलेबंदी किया करते थे लोग, ताकि वहाँ की सुरक्षा बनी रहे। और ये जो किलेबंदी है उन जनपदों की, महाजनपदों की सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक होती थी। और क्या होता था, जो महाजनपद थे उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थरों की ऊंची दीवारें बना दी जाती थी ताकि सुरक्षा बनी रहे। अब कुछ महाजनपद जैसे कि गांधार, हस्तिनापुर, वैशाली, मगध, कौशाम्बी, उज्जैन, इनको हम मानचित्र में देख रहे हैं, आप भी यहाँ से देख सकते हैं। और मानचित्र में दिखाने का मतलब यही होता है कि आपको इजीली ये माइंड में हिट हो जाए और आप इसको भूलें ना।
अब आगे हम देखते हैं कि वहाँ की कर व्यवस्था कैसी हुआ करती थी। तो वहाँ पे उस समय सभी लोगों पर अलग अलग कर लगता था, जैसे कि कृषक पे अलग, पशुपालक पे अलग, जो आखेटक होते थे उन पे अलग, और जो व्यापारी वर्ग होता था उन पे अलग अलग लगता था। तो सबसे पहले जो कृषक होते थे उन पर जो भी उपज होती थी उसका 1/6वां हिस्सा कर लिया जाता था, जिसको हम भाग कहते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भाग किसे कहते हैं, तो उपज का 1/6 हिस्सा क्या कहलाता है, भाग। और दूसरा, जो कारीगर होते थे जैसे कि सुनार, लोहार या बुनकर, राजा, उनको क्या करना पड़ता था कि राजा के यहाँ पे महीने में एक दिन काम देना पड़ता था, है ना, वहां पे काम करना पड़ता था इन लोगों को। और जो पशुपालक होते थे उनको जानवर या फिर कोई भी उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारी को सामान बेचने खरीदने के ऊपर कर देना पड़ता था, और जो आखेटक व संग्राहक होते थे उनको जंगलों का सामान देना पड़ता था, जो भी जंगलों से उन्हें प्राप्त होती थी वस्तुएं। अब इस समय कृषि में क्या परिवर्तन हुए, तो कृषि में क्या परिवर्तन हुए, पहले जो हल थे वो लकड़ी के फाल हुआ करते थे, लेकिन अब क्या होने लगा, वो फाल लोहे के होने लगे, है ना। और अब क्या हो गया, जब फाल लोहे के हो गए तो जो कठोर जमीन थी उनको जोतना आसान हो गया, और फसलों की उपज क्या होगी, इससे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो और दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, पहले जो धान था उसको ऐसे ही बो देते थे लोग, है ना, तो उससे फसल का उत्पादन कम होता था। लेकिन अब वो धान की रोपाई करने लगे, धान का रोपण शुरू कर दिया उनने, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। अब जब ऐसे फसल की जा रही है तो इसके लिए कमर तोड़ परिश्रम की आवश्यकता होती थी। तो ये कौन करता था, जैसे दास दासी और जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर होते थे जिनके पास भूमि नहीं होती थी, वो सब ये काम किया करते थे। अब हम जान लेते हैं मगध के बारे में। तो मगध की जो राजधानी थी वो प्रारंभ में राजगृह हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, और जो मगध है वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ करता था। और जो मगध है वह गंगा व सोन क्षेत्र की नदियों से होकर पड़ता है। मतलब कि यहाँ से जो नदियां बहती थी वो कौन कौन सी थी, गंगा व सोन नदी की जो नदियां हैं वो इस क्षेत्र से बहा करती थी। तो इस वजह से यहाँ की भूमि उपजाऊ थी, और यातायात में भी आसानी होती थी, जल का वितरण हुआ करता था यहाँ पे। और इसके कुछ हिस्से में बहुत ज्यादा जंगल थे, तो उन जंगलों से भी काफी लाभ होते थे, है ना, जैसे जंगलों का सामान वगैरह लाना है तो। और जंगलों से हाथी पकड़कर क्या किया जाता था, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था, ताकि उनका काम सेना के लिए हो जाए। जैसे कि जो भी सेना रहती थी हाथी को प्रशिक्षित करके सेना में भर्ती कर देते थे। और लकड़ी से घर, गाड़ियां, रथ बनाते थे। और कुछ जगह पर लोहे की अयस्क की खदानें भी मिली हैं, जिस लोहे से मजबूत औजार और हथियार बनाए गए। अब यहाँ पे दो शक्तिशाली शासक हुए, एक बिंबिसार और दूसरे अजात शत्रु, और एक अन्य शासक भी हुए जिनका नाम है महापद्मनंद। अब क्या हुआ, 2300 साल पहले मैसेडोनिया के एक राजा हैं सिकंदर, उनका भय था उस समय पे। तो जो राजा सिकंदर हैं वह विश्व विजय प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हुए। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, पश्चिमी एशिया के उन्होंने कुछ हिस्सों को जीता, और उसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप में जो ब्यास नदी है उसके किनारे तक आ पहुंचे। लेकिन जो राजा सिकंदर थे इनको भारतीय शासकों की विशाल पैदल सेना और रथ हाथियों से ये भयभीत थे, यानी कि भारत में उस समय इतने ज्यादा विशाल सेना थी, रथ थे और हाथी वगैरह थे, जिससे सिकंदर को भय भी था। और आगे हम पढ़ते हैं बज्जी महाजनपद के बारे में। तो जो बज्जी महाजनपद है इसकी राजधानी वैशाली हुआ करती थी, जो कि बिहार में स्थित है। और जो बज्जी है वहां पे एक राजा नहीं था, है ना, यहाँ पे गणतंत्र था। तो यहाँ पे गढ़ और संघ हुआ करते थे। गढ़ का मतलब होता है कई सदस्यों वाले समूह के लिए, और संघ का मतलब होता है संगठन या सभा। देखिए ये यहाँ लिखा है कि यहाँ एक राजा नहीं था बल्कि कई शासक थे, और यहाँ पर सभाओं का आयोजन होता था, बातचीत, बहस या फिर कोई वाद विवाद करना होता था। तो और इस सभा में जो स्त्रियां थी, दास थे या कोई कम्मकार थे, वह भाग नहीं लेते थे।
तो इस प्रकार से बज्जी महाजनपद को हमने देख लिया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं, जैसे कि 3000 साल पहले नए शासक और महाजनपदों का बनना शुरू हुआ, और 2300 साल पहले सिकंदर का आक्रमण और दीघ निकाय का लेखन, और 1500 साल पहले क्या हुआ, जो गढ़ और संघ थे राज्यों का अंत हो गया। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का जो 5वां अध्याय है उसको कंप्लीट किया है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।